जय श्री राम। मैं हिंदी व्याख्याता कविता सोरान एक और नया वीडियो लेकर आपके सामने हाजिर हूँ। आप सब कैसे हो प्यारे साथियों? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे हैं और खूब मन लगाकर तैयारी भी कर रहे हैं। जैसा कि हम शॉर्ट नोट्स के माध्यम से रिवीजन कर रहे थे वीडियोज़ में, उसमें हमने हमारे हिंदी साहित्य इतिहास के जो 4 काल हैं उनको हमने सबसे पहले आदिकाल को पढ़ा। उसके हमने उपभाग करके आपको मैंने बताया शॉर्ट में। उसके बाद हमने भक्तिकाल के जो 4 अलग अलग पार्ट किए हमने, उसकी मुख्य बातें और मुख्य कवि मैंने आपको बताए। आज हम बात करेंगे हमारे हिंदी साहित्य इतिहास का जो तीसरा कालखंड है रीतिकाल, उसके बारे में। तो रीतिकाल हमारे हिंदी साहित्य इतिहास का सबसे छोटा काल भी माना जाता है, क्योंकि इसमें 200 वर्षों का ही इतिहास आता है और इसको रीतिकाल नाम जो है वो आचार्य शुक्ल ने दिया था साथियों। इसके लिए आपको इसके अगर मैं कवि बताऊं, जैसे कि हम इसको अलग अलग 3 धाराओं में बांटते हैं। रीतिबद्ध धारा जो आचार्य विश्वनाथ प्रसाद जो है, इन्होंने उनका जो विभाजन है वो हम रीतिकाल में पढ़ते हैं। उन्होंने 3 अलग अलग धाराओं में या उपविभाजन किए थे रीतिकाल के, जैसे कि रीतिबद्ध काव्य धारा, रीति सिद्ध काव्य धारा और रीति मुक्त काव्य धारा। तो इसमें हम रीतिकाल के जो हमारे पाठ्यक्रम में कवि दे रखे हैं वो 4 प्रमुख कवि दे रखे हैं, जिसमें से देव, भूषण, बिहारी और गणानंद। ये 4 प्रमुख कवि तो आपको रीतिकाल में बहुत अच्छी प्रकार से पढ़ने हैं। जैसे कि देव और भूषण जो हैं ये तो हैं रीतिबद्ध काव्य धारा के प्रमुख कवि। बिहारी जो है वो रीति सिद्ध जो काव्य धारा है उसके प्रमुख कवि हैं। रीति सिद्ध में तो आपको एक प्रमुख रूप से बिहारी को ही पढ़ना है। और वैसे भी बिहारी के 25 दोहे भी हमारे जो स्नातक वाला जो हमारा पाठ्यक्रम है, जिसमें पद्य की रचनाएं हैं, उसमें हमारे बिहारी जी के 25 दोहे भी शामिल हैं। तो बिहारी जी को तो आपको बहुत ही अच्छी प्रकार से पढ़ना है। वैसे आपको पता ही है बिहारी जी की रचनाएं ज़्यादा है नहीं, उनकी एक ही रचना है। बस उसी में से आपको उन 25 दोहों का जो सरलार्थ है या उन 25 दोहों का अर्थ है या उसमें किस चीज़ का किसके लिए प्रयोग किया गया है वो चीज़ें आपको अच्छे से याद करनी हैं। और बिहारी जी किस राजा के यहाँ रहते थे और क्या इनकी लेखन की प्रमुख विशेषताएं थी, ये सब चीज़ें आपको बिहारी जी के बारे में पढ़नी है। इसके बाद जो रीति मुक्त काव्य धारा थी, जिन्होंने संस्कृत के जो काव्य ग्रंथ थे उनसे अलग हटकर रीति ना ही तो उन्होंने रीति को अपनाया और ना ही उसको बिल्कुल भी उन्होंने अनुकरण नहीं किया, एकदम अलग ही अपनी रचनाएं लिखी, वो थे रीति मुक्त काव्य धारा के। उसमें 5 ही कवि प्रमुख आते हैं, जिसमें से आपको गणानंद को बहुत अच्छे प्रकार से पढ़ना है। गणानंद की 5 से 6 रचनाएं प्रमुख हैं, उन रचनाओं को आपको याद रखना है। बिहारी जी की एक ही रचना है। इसके अलावा देव की आपको ज़्यादा रचनाएं मिलेंगी, तो देव की रचनाओं को आपको एक बार अच्छे से कॉपी में लिखकर याद करना है। इसके बाद भूषण की भी ज़्यादा रचनाएं हैं नहीं। भूषण हमारे राजस्थान के ही कवि थे, इनकी ज़्यादा रचनाएं नहीं हैं। सॉरी, भूषण राजस्थान के नहीं थे, गलती से बोल दिया मैंने, जसवंत सिंह थे हमारे राजस्थान के जो है वो। लेकिन भूषण की भी आपको 4-5 रचनाएं ही प्रमुख मिलेंगी। इसके अलावा ज़्यादा रचनाएं भूषण की भी नहीं है। तो 4 कवियों को तो आपको बहुत अच्छे प्रकार से पढ़ना है। इसके अलावा जैसे रीतिकाल नाम आचार्य शुक्ल ने दिया था, उसके बाद रीतिकाल को कुछ अन्य लेखकों ने भी, कवियों ने भी नाम दिए हैं, जिसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ नोट्स के माध्यम से। जैसे इसकी समय सीमा मानी जाती है, शुक्ल जी ने तो अपने इतिहास ग्रंथ में 1700 विक्रमी संवत से लेकर 1900 विक्रमी संवत तक इनका सीमा बताई थी। इसके अलावा अगर हम ईस्वी सन में बात करें तो 1643 से लेकर 1843 ईस्वी तक ही इसका समय सीमा मानी जाती है। उसके बाद 1843 के बाद जैसे भारतेंदु युग तो बाद में शुरू होता है, लेकिन भारतेंदु के और रीतिकाल के बीच में जो समय था 20-25 साल का, जैसे 1843 ईस्वी से 1868 के बीच का ये जो 20-25 साल का समय था, इसको हिंदी साहित्य इतिहास में संधि काल के नाम से भी जाना जाता है, या फिर आधुनिक काल की पूर्व पीठिका के रूप में भी इसको जाना जाता है। तो ये तो था इसका समय सीमा। इसके अलावा रीतिकाल की जैसे प्रमुख काव्य धाराओं की बात करें तो शुक्ल जी ने इसको 3 प्रकरणों में बांटा था रीतिकाल को। जैसे कि उन्होंने एक में तो प्रथम प्रकरण में तो रीतिकाल का सामान्य परिचय दिया था। उसके बाद उन्होंने द्वितीय प्रकरण में रीति ग्रंथकार कवियों को शामिल किया था, जिसमें उन्होंने चिंतामणि से लेकर रसिक गोविंद तक कुल 57 कवियों को शामिल किया था। और इस प्रकरण के सभी कवि लक्षण ग्रंथकार थे। बिहारी जी लक्षण ग्रंथकार नहीं थे, लेकिन फिर भी इन्होंने रीति ग्रंथकार कवियों में ही शुक्ल ने बिहारी जी को शामिल किया था। इसके बाद एक उन्होंने जो तीसरा प्रकरण बनाया था वो बनाया था रीतिकाल के अन्य कवि। तो ये 3 प्रकरणों में तो बांटा था। प्रकरणों में इतना नहीं पूछा जाता है, हमें जो विभाजन पूछा जाता है वो पूछा जाता है
विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी का, जिन्होंने 3 धाराओं में अलग अलग रीतिकाल को बांटा था। उनका हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक ग्रंथ हिंदी साहित्य का श्रृंगार काल नाम से लिखा था। उसमें उन्होंने रीति काव्य की 3 काव्य धाराओं को रीति काल को 3 काव्य धाराओं में विभाजित किया था, जिसमें रीतिबद्ध काव्य धारा, रीति सिद्ध काव्य धारा और रीति मुक्त काव्य धारा थी। तो रीतिबद्ध काव्य धारा में तो लक्षण ग्रंथों की रचना की गई थी। रीतिबद्ध काव्य धारा के जो कवि हैं उनको आचार्य कवि भी कहा जाता है। इनमें प्रमुख कवि हैं केशवदास, चिंतामणि, मतीराम, देव, भूषण, जिसमें से देव और भूषण को आपको बहुत अच्छी प्रकार से तैयार करना है। भिखारीदास, कुलपति मिश्र, प्रताप शाही, पद्माकर आदि इस काव्य धारा के प्रमुख कवि हैं। दूसरी धारा थी रीति सिद्ध काव्य धारा। वह काव्य धारा जिसके कवियों का उद्देश्य लक्षण निरूपण तो नहीं था, यानी पूरी तरह से जो संस्कृत के ग्रंथ थे उनके अनुसार लिखना इनका मुख्य उद्देश्य नहीं था, लेकिन फिर भी ये अपने आप को उससे अछूता भी नहीं रख पाए। अपने लेखन को थोड़ा बहुत असर रीति ग्रंथों का इन पर हुआ था, पर कविता लिखते समय उन्होंने काव्य लक्षणों का ध्यान रखा, यानी थोड़े बहुत काव्य लक्षण उनके रचनाओं में आ गए थे। और बिहारी इस काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि हैं, और एक प्रकार से कहा जाए तो रीतिकाल के भी प्रमुख पुरोधा माने जाते हैं बिहारी जी। और पजनेश, नेवास, अठीजी भी रीति सिद्ध कवि हैं, यानी ये 2-3 कवि छोटे मोटे और इनको नहीं पढ़ना आपको, तो बिहारी जी को भी बहुत अच्छी प्रकार से पढ़ना है। तीसरी काव्य धारा थी रीति मुक्त काव्य धारा। वह काव्य धारा जिसके कवियों ने किसी बंधी बनाई पद्धति का अनुसरण न करते हुए अपने हृदयगत भावों को स्वच्छंद अभिव्यक्ति प्रदान की। आचार्य शुक्ल ने इस धारा के कवियों को प्रेम की पीर के कवि कहा है। इसमें गणानंद, ठाकुर, आलम, बोधा, द्विजदेव प्रमुख रीति मुक्त कवि थे। तो इसमें आपको गणानंद को ही अच्छी प्रकार से याद कर लेना है। बाकी ठाकुर की कोई ज़्यादा रचनाएं हैं नहीं, 3-4 रचनाएं हैं। आलम की भी 1-2 रचना मिलेगी आपको। आलम और बोधा, इनमें से आपको 1-2 की कुछ पंक्तियां हैं प्रमुख, वो याद रखनी है आपको। बाकी आपको गणानंद को ही अच्छी प्रकार से याद करना है। इसके अलावा डॉक्टर नगेंद्र ने भी रीतिकाल का वर्गीकरण किया था। इन्होंने भी 3 श्रेणियों में रीतिकाल के कवियों को बांटा था, जिसमें आचार्य कवि, रीतिबद्ध कवि और रीति मुक्त कवि। तो रीति मुक्त तो वही हो गया, आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने जो बांटा था उसी में उन्होंने रीति मुक्त को डॉक्टर नगेंद्र ने भी बांट दिया था। लेकिन डॉक्टर नगेंद्र ने प्रथम जो वर्गीकरण किया था आचार्य कवि वाला, उसमें इन्होंने रीतिबद्ध काव्य धारा के जो कवि थे, जिनको आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने रीतिबद्ध माना था, उनको आचार्य डॉक्टर नगेंद्र ने आचार्य कवि माना। और जिनको उन्होंने रीति सिद्ध कहा था विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने, उनको नगेंद्र जी ने रीतिबद्ध कवि कहा। ये आपको थोड़ा सा यहाँ याद रखना है। अगर डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार आपसे पूछ लिया जाए तो मिस्र के जो रीति सिद्ध कवि थे उनको नगेंद्र ने रीतिबद्ध कवि कहा है, और उनके रीतिबद्ध कवियों को नगेंद्र ने आचार्य कवि कहा है। ये थोड़ा सा विभाजन आपको याद रखना है, क्योंकि आधुनिक रीतिकाल से लेकर भी आधुनिक काल तक डॉक्टर नगेंद्र का वर्गीकरण प्रमुखता से लिया जाता है। रीतिमुक्त कवि जो हैं रीतिकाल के, फिर आपको अन्य नाम जैसे मैंने बताया था रीतिकाल के 1-2 अन्य नाम भी बताए हैं, जैसे श्रृंगार काल कहा है। रीतिकाल नाम तो डॉक्टर शुक्ल ने दिया था। इसके बाद कलाकाल डॉक्टर रमाशंकर शुक्ल रसाल ने कहा था रीतिकाल को। श्रृंगार काल जो है वो आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने कहा था, जिनके हम 3 विभाजन पढ़ते हैं। अलंकृत काल जो है वो मिश्र बंधुओं ने कहा था रीतिकाल को। इसके बाद संवर्धन काल आता है, डॉक्टर राम खिलावन पांडे जी ने कहा था। रीति श्रृंगार काल जो है डॉक्टर भगीरथ मिश्र ने कहा था। अकेला श्रृंगार काल आए तो आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने, और रीति श्रृंगार काल आ जाए तो डॉक्टर भागीरथ मिश्र ने। और सर्वमान्य मत के अनुसार आपको पता ही है रीतिकाल नाम है हमारे हिंदी साहित्य इतिहास के तीसरे जो खंड है, तो तीसरा भाग है उसका। उसके बाद आता है रीतिकाल के प्रवर्तक किसको माना जाता है, तो आचार्य, ये प्रश्न विवादित है साथियों, लेकिन जो डॉक्टर नगेंद्र बाबू श्याम सुंदर दास हैं, इन्होंने तो रीतिकाल का प्रवर्तक केशवदास को माना है। लेकिन मैंने पीछे आपको बताया था कि जो शुक्ल जी हैं इन्होंने केशवदास को, और जो एक मतीराम थे या सेनापति थे, इनको इन्होंने भक्तिकाल में ही मान लिया था। यानी केशवदास को आचार्य शुक्ल भक्तिकाल में ही जोड़ देते हैं, जबकि रीतिकाल का प्रवर्तक जो है वो शुक्ल जी और डॉक्टर भगीरथ मिश्र जो है रीतिकाल का प्रवर्तन का श्रेय चिंतामणि त्रिपाठी को देते हैं। यानी अगर ऐसे पूछ लिया जाए शुक्ल के अनुसार रीतिकाल का प्रवर्तक कौन है, तो आप चिंतामणि त्रिपाठी करेंगे। और वैसे पूछा जाए तो केशवदास, यानी डॉक्टर नगेंद्र व श्याम सुंदर दास का नाम देके पूछ लिया जाए तो उन्होंने केशवदास को माना था। आचार्य शुक्ल ने केशव को हिंदी का प्रथम आचार्य तो मानते हैं, किंतु प्रवर्तक नहीं मानते, क्योंकि उन्होंने कहा था कि अचानक से किसी काल में लिखी गई रचनाएं अचानक से नहीं लिखी जाती हैं। तो रीति जो आचार्य हैं वो
भक्तिकाल में ही दिखाई देने लगे थे, यानी रीति ग्रंथ कुछ कुछ भक्तिकाल में के अंतिम दौर में लिखे जाने शुरू हो गए थे। तो प्रथम आचार्य तो मानते हैं शुक्ल जी केशव को, लेकिन रीतिकाल का प्रवर्तक नहीं मानते हैं, क्योंकि वो केशव दास को भक्तिकाल में ही शामिल कर लेते हैं, इसलिए उन्होंने प्रवर्तक माना है चिंतामणि त्रिपाठी को। शुक्ल जी का ये जो थोड़ा सा कोटेशन है ये बहुत ही प्रमुख होती है। इसमें संदेह नहीं कि काव्य रीति का सम्यक समावेश पहले आचार्य केशव ने किया है, पर हिंदी में रीति ग्रंथों की अविरल और अखंडित परंपरा का प्रवाह केशव के 50 वर्ष पीछे चला है, यानी केशव के 50 वर्ष बाद चला है, और वह भी एक भिन्न आदर्श को लेकर, केशव के आदर्श को लेकर नहीं। चिंतामणि त्रिपाठी को रीतिकाल का प्रवर्तक घोषित करते हुए शुक्ल जी ने लिखा है, हिंदी रीति ग्रंथों की अखंडित परंपरा चिंतामणि त्रिपाठी से चली, यानी चिंतामणि त्रिपाठी को वो प्रवर्तक मानते हैं। इसके अलावा डॉक्टर नगेंद्र ने आचार्य केशव का समर्थन करते हुए लिखा है कि वास्तविकता यह है कि रीति प्रतिपादन के क्षेत्र में इस काल के सभी कवियों ने केशवदास द्वारा प्रतिपादित सभी विषयों का अनुसरण किया। ऐसी स्थिति में रीतिकाल का परिवर्तन केशवदास से मानना ही ठीक रहेगा। यहाँ आपको दोनों अलग अलग मत याद रखने हैं, डॉक्टर नगेंद्र का और डॉक्टर शुक्ल का। इसके बाद रीतिकाल के प्रमुख कवि आप पढ़ेंगे। सर्वमान्य मतानुसार आचार्य केशवदास को ही रीतिकाल का प्रवर्तक माना जाता है। सिर्फ शुक्ल का नाम देकर पूछ लिया जाए आपसे तो आप चिंतामणि त्रिपाठी बताएंगे। इसके बाद मैंने आपको प्रमुख कवि बता दिए। रीतिकाल के 4-5 प्रमुख कवि हैं, जैसे चिंतामणि त्रिपाठी हैं, ये हैं रीतिबद्ध के। एक जसवंत सिंह हैं जो हमारे राजस्थान के थे, मारवाड़ रियासत के राजा थे। इसके अलावा मतीराम, कवि भूषण, भिखारी दास, ये 4-5 प्रमुख कवि हैं रीतिकाल के। इसके अलावा आपको देव और भूषण को ही ज़्यादा पढ़ना है। फिर बिहारी जो हैं ये आपको पता है ये रीतिसिद्ध काव्य धारा के प्रमुख कवि थे, इनका भी नाम है, तो इनको भी आपको बहुत अच्छी प्रकार से पढ़ना है। इसके अलावा बिहारी जी के दोहों को लेकर कुछ कुछ कोटेशन हैं, कुछ कुछ लाइनें हैं, कई प्रमुख जो हैं लेखकों की, वो भी आपको याद रखनी है। आचार्य देव जो हैं इनके आपको कई सारी रचनाएं मिलेंगी। इनकी रचनाओं की संख्या 52 से 72 तक मानी जाती हैं, ये आपको याद रखनी है। इनकी एक जैसी सी रचनाएं हैं और इनसे मिलती जुलती किसी अन्य कवि या लेखक की रचना है तो वो आपको एक जगह एक पेज में लिख लेनी है, ताकि आपको याद रहे मिलती जुलती रचनाओं को। ये तो थे हमारे रीतिकाल के। अब रीतिमुक्त काव्य धारा की बात करें तो आपको गणानंद को बहुत अच्छी प्रकार से पढ़ना है। वीडियो बड़ा हो रहा है साथियों, मैंने आपको प्रमुख कवि हैं वो 4 बताई दिए आपको, भूषण, देव और बिहारी और गणानंद को आपको बहुत अच्छी प्रकार से पढ़ना है। इसके अलावा आपको इसका जो नाम दिया गया है, इसका समय सीमा कब से कब तक है और इसका प्रवर्तक किसको माना जाता है, ये चीज़ें आपको बहुत अच्छी प्रकार से याद रखनी है। गणानंद की आपको 7-8 रचनाएं मिल जाएंगी, जिसमें सुजान सागर, विरह लीला, कोकसार जो 2019 में NVS में पूछी भी गई थी। इसके अलावा इश्क लता, ये कुछ आपको रचनाएं मिलेंगी। इसके अलावा ये साक्षात रस मूर्ति और ब्रज भाषा के प्रधान काव्य स्तंभों में एक थे। ये लाइन आचार्य शुक्ल ने कही है। आचार्य शुक्ल ने कई बातें कही हैं इनके बारे में, डॉक्टर नगेंद्र ने भी कही है, डॉक्टर बच्चन सिंह ने भी कही है। वो पंक्तियाँ आपको याद रखनी है। और एक रामधारी सिंह दिनकर की, हमें किसी के बारे में कोई पंक्ति नहीं मिलती, लेकिन एक विशेष पंक्ति गणानंद के बारे में मिलती है। ये आपको विशेष रूप से याद रखनी है, क्योंकि प्रश्न बनाते समय जो प्रश्न बनाने वाला होता है वो ऐसी चीज़ों को ज़्यादा फोकस करता है जो आपके सामने कम आती हैं। तो ये गणानंद अपने आंसुओं से रोए थे, किराए के आंसुओं से नहीं। ये गणानंद के बारे में रामधारी सिंह दिनकर की पंक्ति है जो आपको याद रखनी है। इसके अलावा अति शुद्ध स्नेह को मार्ग, ये भी खुद गणानंद जी की रचना, गणानंद जी की पंक्ति है। और समूजे कविता गणानंद की ही, आखिन नेह की पीर तकी, ये गणानंद के बारे में ब्रजनाथ की पंक्ति है जो एक बार परीक्षा में आई हुई भी है। ये कुछ प्रमुख कवि थे रीतिकाल के। कुछ जैसे कि अंतिम आपको द्विज देव जो हम मुक्त रीतिकाव्य धारा के अंतिम कवि माने जाते हैं डॉक्टर बच्चन सिंह के अनुसार। इसके अलावा ब्रज भाषा के श्रृंगारी कवियों की परंपरा में अंतिम बड़ा कवि द्विज देव माना जाता है। और लक्षण ग्रंथ लिखने वालों या रीतिकाल का अंतिम बड़ा कवि पूछा जाए तो पद्माकर भट्ट माना जाता है। ये सारी की सारी आपको प्रमुख चीज़ें याद रखनी है साथियों। मैंने रीतिकाल के आपको प्रमुख कवि बता दिए और शॉर्ट आपको ये बता दिया कि ये चीज़ें तो मैं जब आपको बता रही हूँ तो आपको अगर आपके दिमाग में सारे प्रश्न आ रहे हैं, आपको सारी चीज़ें याद हैं, तो आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही है। ऐसे ही अपनी तैयारी के रिदम जो है वो आपको बनाए रखना है ताकि आपको सफलता मिले। आप सब का वीडियो को इतना अच्छा प्रेम देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और आप ऐसे ही मेहनत करते रहिए साथियों, आपको सफलता निश्चित रूप से मिलेगी। और उम्मीद करते हैं, अभी अगस्त तो चला गया, लगभग सितंबर तक शायद वैकेंसी देखने को मिले, ऐसी उम्मीद करते हैं साथियों।
आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।